हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। आज से हम अपना यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में कारखाना अधिनियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें औद्योगिक संबंध और श्रम कानून की सीरीज़ में कारखाना अधिनियम 1948 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने कारखाना अधिनियम से पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन और श्रम कानून की बेसिक परिभाषाएं देखी थी, इसका इतिहास देखा था कि कैसे ये चरणबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ है, औद्योगिक संबंधों का और श्रम कानूनों का विकास किस तरह हुआ है भारत में और किस किस स्टेजों में इनका उद्भव हुआ। आज से हम प्रॉपर अधिनियम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम एक अधिनियम पर एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पर, ताकि हम इसको ब्रॉडली कवर कर सकें। कोई भी हमारा पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो छूटने ना पाए, क्योंकि अभी एग्जाम में लगभग 3 महीने हैं, बल्कि 3 महीने से ज़्यादा ही हैं, तो हम इसको ब्रॉडली कवर करेंगे एक एक करके। पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने पहले भी बताया था अपने लेक्चर में, पिछली वीडियो में, कि हम पहले ये औद्योगिक संबंध के टॉपिक को सारे को कवर करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स और फिर सोशल सिक्योरिटी। इसमें जितनी स्कीम्स हैं वो सारी, और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे, करंट के टॉपिक्स भी हमारे द्वारा हमारे वीडियो लेक्चर्स में हिंदी में कवर कर लिए जाएंगे, हिंदी में ही नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कारखाना अधिनियम 1948 पर है। तो ये पूरा अधिनियम आज हम ब्रॉड वे में देखेंगे, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट छूटे ना। और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूपीएससी का, अगर आपने लास्ट टाइम का पेपर देखा होगा ईपीएफओ का, तो उससे इसमें 4 या 5 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे गए थे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज से। और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन फ्रेमिंग को देखते हुए मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो लेक्चर में। तो इससे पहले ईपीएफओ के यूपीएससी ईपीएफओ में एपीएफसी की पोस्ट पर एग्जाम कंडक्ट कराती थी 2014 तक। ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट होती थी। जैसे कि आपकी ये ईपीएफओ में ईओ की पोस्ट है, जब आप इस पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसका अगला प्रमोशन एपीएफसी के लिए होगा, जो कि क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। लेकिन अब यूपीएससी ने एपीएफसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दी है और इसकी जगह ईओ या एओ अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, जो कि ये पोस्ट, जिस पोस्ट का ये एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो उसके एग्जाम के ही पर्सपेक्टिव से हमने इन सारे अधिनियम्स के पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना कारखाना अधिनियम 1948। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और उद्देश्य। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक क्षेत्र में आई महान क्रांति के फलस्वरूप मिल, कंपनियों तथा कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई और उसमें अधिक से अधिक व्यक्ति नियोजित हुए। लेकिन बड़ी संख्या में गांवों से शहरों में जाने वालों की आर्थिक स्थिति, विपन्नता और विवशता का मिल मालिकों तथा कारखानों के दखलकार ऑक्यूपायर होते हैं, जिनका लास्ट जो कंट्रोल, जिनका अथॉरिटी होती है एक तरह से, वो ऑनर होते हैं, उनको दखलकार भी कहा जाता है। ये लॉ की भाषा में है। इसलिए आपने देखा होगा जब ईपीएफओ की वैकेंसी आई थी, अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसमें लॉ वालों को प्रीफरेंस दिया जाता है, जो लॉ में डिग्री रखते हैं या डिग्री होल्डर होते हैं, या पीजी, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है लॉ में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में फायदा उठाते। उन्हें कम से कम मजदूरी पर रखते थे तथा मनमाने ढंग से काम लेते थे। विश्राम और काम के घंटों की कोई सीमा नहीं थी। कारखानों के कर्मगारों की दयनीय स्थिति को देखते हुए बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इन चीफ मूर ने 1872-73 में अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और उनकी दशा में सुधार लाने के लिए प्रयास करने की कोशिश की। फिर सर्वप्रथम 1881 में पहला कारखाना अधिनियम बनाया गया, यानी कि कारखाना फैक्ट्रीज एक्ट की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1881 के अधिनियम से हुई थी। प्रारंभ में कारखानों के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए बाद में कारखाना अधिनियम में समय समय पर सुधार किए गए, जैसे कारखाना अधिनियम 1881, कारखाना अधिनियम 1891, कारखाना अधिनियम 1911, फिर कारखाना अधिनियम 1922, फिर उसके बाद कारखाना अधिनियम 1934। ये सारे संशोधन किए गए। फिर कारखाना अधिनियम 1948 में वास्तविक रूप में हमारे सामने आया। 1891 वाला अधिनियम कारखाना कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। इसके बाद फ्रियर, स्मिथ तथा फैक्ट्री लेबर कमीशन की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप 1911 में इसे दूसरा रूप दिया गया। यह अधिनियम वास्तव में 20वीं सदी की देन है, यानी कि इसमें प्रॉपर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो श्रमिकों की, लेबर्स की हितों को देखते हुए किए गए हैं, वो 20वीं सदी की देन है, 20th सेंचुरी की देन है। 1929 में पुनः रॉयल कमीशन गठित करके कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की दशाओं में सुधार लाने के लिए 1934 में इसमें संशोधन किए गए। इसके बाद अंतिम रूप से इसे 28 अगस्त 1948 को
अंतिम रूप इसे 28 अगस्त 1948 को प्राप्त हुआ। फिर गवर्नर जनरल की सहमति इसे 23 सितंबर 1948 को मिली और 1 अप्रैल 1949 को इसे लागू कर दिया गया। कारखाना अधिनियम 1948 को 1 अप्रैल 1949 से लागू कर दिया गया। कारखाना अधिनियम 1948 में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा परिभाषाएं, यानी कि आपने देखा होगा कारखाने के जो फैक्ट लॉ होते हैं, कोई भी लॉ जो होता है उसमें किस चीज़ पहले सारी परिभाषाएं डिफाइन की जाती हैं कि कारखाना किसे कहा जाएगा, वयस्क किसे कहा जाएगा, व्यक्ति या फिर आपका लेबर किसे कहा जाएगा, एडल्ट किसे कहा जाएगा, इसी तरह माइनर या फिर एडोलिसेंट किसे कहा जाएगा, स्त्री की कैटेगरी में कौन आएगा, कौन लोग आएंगे, कारखाना किसे कहा जाएगा। ये सारी परिभाषाएं प्रॉपर रूप से डिफाइन की जाती हैं। कारखाना किसे कहा जाएगा और ये कहाँ लागू होगा, इसके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जहां काम करने वालों की संख्या 10 है और वहां निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से होती है, यानी कि कोई भी अगर किसी स्थान पर या किसी परिसर में, किसी कैंपस में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर लाइट की यानी कि बिजली की यंत्रों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीनरी की सहायता से की जा रही है और वहां पर काम करने वालों की संख्या 10 या इससे ज्यादा है, 10 और 10 या उससे ज्यादा, 10 10 और ग्रेटर देन 10 या तथा यदि शक्ति की सहायता के बिना या अगर ऐसी कोई परिसर है या ऐसा कोई स्थान है जहां पर बिना मशीनों की सहायता के काम चल रहा है लेकिन वहां काम करने वालों की संख्या 20 है या उससे अधिक है, तो उन स्थानों को कारखाने की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर इस अधिनियम 1948 में मौसमी तथा अमौसमी कारखानों के बीच का अंतर खत्म कर दिया गया। अब जो कारखाना है उसे कारखाना ही कहा जाएगा जहां पर कोई भी निर्माण प्रक्रिया होती है और जो इन दो शर्तों को पूरा करते हैं, चाहे वो किसी खास मौसम में या किसी खास दिनों में लगाए गए हों या पूरे वर्ष के दौरान वो कार्यरत हों। ऐसे कारखाने या ऐसे परिसर कारखाने अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत ही आएंगे। तीसरा, स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा तथा कल्याण विषयक कारगर उपबंध किए गए जिससे कि कर्मकारों की कार्य क्षमता बनी रहे तथा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना ना हो। फिर कारखाना स्थल जिसे साइट कहा जाएगा, उसके कार्य का प्रारंभ, उसका पंजीकरण तथा लाइसेंस आदि की निगरानी रखने आदि का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो कारखाने को रजिस्ट्रेशन होगा और लाइसेंसिंग होगी, लाइसेंसिंग पॉलिसी उसे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। बालकों के काम के घंटों तथा उनके रखे जाने की अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष की आयु कर दी गई। अब बालक 14 वर्ष तक के व्यक्तियों को बालक कहा जाएगा। पहले ये परिभाषा 12 वर्ष तक के बच्चों पर लागू थी। 12 या 12 वर्ष से कम के बच्चों को बालक कहा जाता था, अब 14 या 14 वर्ष से कम के बच्चों को बालक कहा जाएगा। और किशोर आयु जो पहले 15 से 17 वर्ष की आयु होती थी, अब उसे 17 से 18 कर दिया गया। ये बलात् श्रम पर जो हमारा संविधान जो प्रोविजन करता है बलात् श्रम को रोकने का, ये उसके मद्देनजर किया गया है। बलात् श्रम को रोकने के लिए जो अब किशोरों की आयु है, एडोलिसेंट जो होते हैं, उनको 17 से 18 वर्ष की आयु वाला माना जाएगा। इस 17 से कम वाले एडोलिसेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फिर इसके बाद शाम 7 बजे से 6 बजे सवेरे के बीच बालकों तथा स्त्रियों को काम पर रखा जाना वर्जित किया गया तथा उनके काम के घंटों को भी कम किया गया। यानी कि शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बच्चों को और स्त्रियों को काम पर नहीं रखा जा सकता अधिसमय, ओवर टाइम। इसके लिए विशेष प्रावधान बनाया गया ताकि उसके लिए सामान्य मजदूरी की अपेक्षा दोगुनी मजदूरी दे हो। इसके परिणाम स्वरूप अब मालिक मनमाने ढंग से काम कराने से रोक दिए गए हैं। फिर कारखाना संशोधन अधिनियम 1954 में 6ठा अध्याय एनुअल लीव विद वेजेस जोड़ा गया, जिसमें रात्रि में महिला तथा किशोरावस्था वाले कर्मकारों से काम लेने को निषेध किया गया। फिर 1976 में संशोधन द्वारा धारा 2M जोड़ी गई और होटल, रेस्टोरेंट या अन्य भोजन के स्थान इसकी परिभाषा से बाहर कर दिए गए हैं। अब अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा या 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उन्हें कारखाने की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना अधिनियम 1948 है, जिससे ये संकेत मिलता है कि इस अधिनियम का प्रवर्तन केवल कारखाने तक ही सीमित है। देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है यहाँ कि होटल, रेस्टोरेंट या अन्य भोजन के स्थान या जैसे अन्य खाने के जो होटल होते हैं उनको कारखाने की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। कंपनियों आदि के संदर्भ में ये परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि कंपनियों पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। अब व्यापकता, इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये संपूर्ण भारत में लागू है तथा जम्मू कश्मीर में 1970 से लागू है तथा गोवा, दमन दीव तथा पांडिचेरी आदि में भी लागू है। इस तरह के
ये फैक्ट स्टेटमेंट में देखे यूपीएससी पूछ सकती है कि ये निम्न में से किन स्थानों पर लागू है, पूरे भारत में लागू है या जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। इस तरह के स्टेटमेंट देके कंफ्यूज किया जा सकता है। जहां पर किसी कारखाने में यंत्र शक्ति की सहायता से काम होता है, यंत्र शक्ति जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उस यंत्र शक्ति से मतलब मशीनरी से है, जहां पर कोई काम मशीनरी के द्वारा होता है, ना कि ह्यूमन के फिजिकली फॉर्म में, और कर्मकारों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, वहां पर यह अधिनियम संख्या के आधार पर स्वतः ही लागू माना जाएगा, अपने आप लागू माना जाएगा, यदि वहां अधिनिर्माण प्रक्रिया चालू रहती है। यानी कि कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा परिसर जहां पर मशीनों से काम होता है और करने वालों की संख्या, मशीनरी का यूज किया जाता है और करने वालों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है, तो ये अधिनियम अपने आप ही वहां पर लागू हो जाएगा अगर वहां पर निर्माण प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं कि वो फैक्ट्री बंद हो तो उस पर ये लागू नहीं होगा, 1 वर्ष से अधिक समय से बंद हो तो ये लागू नहीं होगा। इसके साथ ये वहां भी लागू होगा जहां अधिनिर्माण कार्य बिना यंत्र शक्ति की सहायता से होता है, लेकिन कर्मकारों की संख्या 20 या 20 से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को विभिन्न विभागों को पृथक कारखाने या 2 कारखाने या 2 या 2 से अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने का भी अधिकार है। यानी कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट किसी 2 कारखानों को मर्ज कर सकती है या एक कारखाना ही 2 या 2 से अधिक कारखानों को एक एंटिटी घोषित कर सकती है। इस नियम के अपवाद क्या हैं? अधिनियम की धारा 85 में राज्य सरकार के उन अधिकारों का उल्लेख है जिसके अंतर्गत वो कुछ परिसरों में भी इसे लागू कर सकती है, भले ही उसमें शक्ति की सहायता से या शक्ति की सहायता के बिना काम हो रहा हो। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत यह नियम उन परिसरों में भी लागू माना जाएगा जहां नियोजित कर्मकारों की संख्या 10 या 20 से कम हो, जहां क्रमशः शक्ति की सहायता से या शक्ति के बिना ही काम हो रहा हो, उसमें काम करने वाले व्यक्ति उसके मालिक द्वारा नियोजित नहीं है, बल्कि ऐसे मालिक की अनुज्ञा या उसके साथ हुए समझौते कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत काम कर रहे हो जहां अधिनिर्माण प्रक्रिया होती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, इसमें जरूरी नहीं है कि जहां 10 होंगे वहीं पर ही ये नियम लागू होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को 10 लोगों से कम वाले स्थान पर भी लागू कर सकती है। और दूसरा, जैसे कि यहाँ पर चाहे वहां पर शक्ति की सहायता से, मशीनरी की सहायता से काम हो रहा हो या बिना मशीनरी की सहायता के काम हो रहा हो, वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छा अनुसार इस नियम को लागू कर सकती है। और दूसरा, उन स्थानों पर जहां पर ऐसे लेबर काम कर रहे हो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हो, उन स्थानों पर भी यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस अधिनियम को लागू कर सकती है। अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन एक्ट। धारा 2 के अंतर्गत अधिनियम में प्रयुक्त शब्द परिभाषित हैं। वयस्क, इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। आयु की दृष्टि से इनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दूसरा है तरुण, एडोलिसेंट। तरुण से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष तो पूरा कर लिया है, किंतु उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसका तात्पर्य है कि 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोग तरुण की परिभाषा में आते हैं। तीसरा, कैलेंडर वर्ष। इसका अभिप्राय 12 महीने की अवधि से है, जिसका प्रारंभ किसी भी वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन से होता है और 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। फिर है बालक, चाइल्ड। बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। सक्षम व्यक्ति, इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जो मुख्य निरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त है और कारखानों में किए जाने वाले जांच कार्य हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए है। फिर है दिन। दिन से तात्पर्य 24 घंटे की अवधि से है, जिसका प्रारंभ मध्य रात्रि से होता है। फिर है सप्ताह। इसका अभिप्राय उस काल अवधि से है जिसका प्रारंभ शनिवार की अर्धरात्रि से माना जाता है या ऐसी रात्रि से जैसा कि क्षेत्रगत मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित की गई हो। फिर है शक्ति, पावर। शक्ति से तात्पर्य विद्युत शक्ति या ऐसी अन्य प्रकार की ऊर्जा से है जो यंत्रों द्वारा पारेषित की जाती है। इसमें मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पैदा की गई ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर है यंत्र, मशीनरी। इसके अंतर्गत मुख्य चालियता पारेषण कहते हैं ट्रांसमिशन और अन्य उपकरण सम्मिलित हैं जिसके द्वारा शक्ति पैदा, रूपांतरित या पारेषित की जाती है। फिर है विनिर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें किसी वस्तु पदार्थ के उपयोग, विक्रय, परिवहन, परिधान या डिस्पोजल, व्ययन
की दृष्टि से उस वस्तु के विनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत इत्यादि शामिल हैं। फिर है हमारा कारखाना स्थान, कार्यारंभ, अनुज्ञप्ति, पंजीयन और आदेश। धारा 6 तथा धारा 7 में कारखानों के स्थान, कार्य आरंभ, अनुज्ञप्ति के संबंध में उपबंध है। धारा 6 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। कारखानों के सापेक्ष नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। कारखाने की स्थापना स्थल का चयन कारखाने का मालिक करता है। स्थल चयन कारखाने के निर्माण, कार्य आरंभ, विस्तार के लिए सरकार या मुख्य निरीक्षक में से किसी एक का पूर्वादेश प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। धारा 7 में उपबंध है कि जब कारखाने का मालिक किसी स्थान या परिसर को कारखाने के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो कम से कम 15 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक के नाम निम्नलिखित बातों की जानकारी देते हुए नोटिस भेजना होगा। फिर आगे है इन बातों का निम्नलिखित बातों की जानकारी देते हुए नोटिस भेजना होगा। उसमें क्या बातें होंगे? निम्नलिखित कारखाने का नाम और स्थल, कारखाने के मालिक का नाम, पता जिस पर कारखाने के संबंध में सूचनाएं प्रेषित की जा सके, उपयोग में ली जाने वाली शक्ति का प्रकार, यानी किस मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है कारखाने में काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कारखाने के प्रबंधक का नाम जो मैनेजमेंट करता है वहां, कारखाने में नियोजित किए जाने वाले संभावित कर्मकारों की संख्या, फिर ऐसे अन्य विवरण जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए वो सारे उनको उसमें इंक्लूड करने होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों का इंक्लूशन इसके कारखानों के निरीक्षक के लिए किया जाएगा 15 दिन पूर्व। निरीक्षक, कर्मचारी निरीक्षक तथा प्रमाणकर्ता सर्जन, इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स। अब निरीक्षकों की नियुक्ति तथा पात्रता। निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा राज्य सरकार गजट में प्रकाशित करती है। केवल विहित योग्यता वाले व्यक्ति ही निरीक्षक पद पर अर्ह माने जाएंगे, यानी कि उनके लिए विशेष योग्यता निर्धारित की जाएगी। इसमें किसी योग्यता का नियमों में किसी तरह की शैक्षिक योग्यता का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन जब निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो उस समय राज्य सरकार शैक्षिक योग्यता के संबंध में नियम बना सकती है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, निरीक्षक की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन नियुक्ति के समय निश्चित रूप से एक मानदंड रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे औद्योगिक विधि का ज्ञान तथा अनुभव हो। जैसे कि आपने देखा भी होगा ईपीएफओ के नोटिफिकेशन में लेबर लॉ में जिनके पास लॉ की डिग्री होती है या स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉ की डिग्री होती है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी अपने जिले में निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। निरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य। निरीक्षकों की शक्तियां का उल्लेख अधिनियम की धारा 9 में किया गया है, जिसमें प्रवेश करने की शक्ति। निरीक्षक सरकार या किसी अन्य स्थानीय लोक प्राधिकारियों की सेवा में लगे हुए सहायकों, विशेषज्ञों के साथ किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकता है जिसका प्रयोग कारखाने के रूप में किया जा रहा है। निरीक्षण करने की शक्ति। कारखाने से संबद्ध परिसरों तथा प्लांट का निरीक्षण तथा वस्तुओं एवं पदार्थों का परीक्षण या किसी विहित रजिस्टर या प्रलेख को प्रस्तुत करने की उपेक्षा कर सकता है। फिर स्वास्थ्य। कारखाना अधिनियम की धारा 11 से 20 तक स्वास्थ्य से संबंधित है। इस अध्याय में स्वच्छता, प्रवातन कहते हैं वेंटिलेशन को, तापमान, धूल और धूम, प्रकाश, अति भीड़, पेयजल व्यवस्था, शौचालय इत्यादि के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। फिर धारा 11 स्वच्छता से संबंधित है। इसमें शौचालय की व्यवस्था तथा स्वच्छता का प्रावधान है। धारा 12 रद्दी वस्तुओं के व्ययन जिसे डिस्पोजल से संबंधित है, यानी कि रद्दी वस्तुओं का डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। धारा 13 प्रवातन, वेंटिलेशन एवं तापमान, टेम्परेचर से संबंधित है। वेंटिलेशन हवादार होना चाहिए, यानी कि कारखाने में हवा के आने जाने के लिए खिड़कियां हो। धारा 14 धूल और धुआं की अशुद्धता से कारखाने को मुक्त करने से संबंधित है। मैंने यहाँ डिटेल में कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका कोई भी पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से छूटने ना पाए। जैसे कि अभी एग्जाम में टाइम भी है, 3 महीने का लगभग टाइम है, इसलिए हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। धारा 15 कृत्रिम आक्लेदन जिसे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, जिसे नमी से संबंधित। धारा 16 कारखानों में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने से संबंधित है, यानी कि वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। धारा 17 कारखानों में प्रकाश की व्यवस्था से संबंधित है, लाइटनिंग की व्यवस्था हो, वहां पर अंधेरा ना हो। धारा 18 पेयजल से संबंधित है, ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी फैसिलिटी हो। धारा 19 शौचालय एवं मूत्रालय से संबंधित है, वहां पर सैनिटेशन की व्यवस्था हो। धारा 20 कारखानों में पीक दान की व्यवस्था से संबंधित है। अब आगे सुरक्षा, सेफ्टी। धारा 21 में नियोजक या प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वो मशीनों पर
इस ढंग से बाड़ लगाए, यानी कि उसकी घेराबंदी मशीनों की इस तरह से की जाए कि किसी प्रकार के खतरे की संभावना ना रहे, यानी कि वहां कामगार मशीनों के आसपास इस तरह से यहाँ अगर कोई मशीन लगी हुई है तो उसकी घेराबंदी इस तरीके से होना चाहिए ताकि वहां से कामगार या कर्मचारी या वर्कर उनकी पहुंच से उनको क्षति होने की संभावना बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो। आश्रय, विश्रामालय और मध्याह्न भोजन कक्ष धारा 47 के अनुसार किसी कारखाने में यदि 150 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं तो कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त और उचित आश्रय, विश्रामालय तथा पर्याप्त रोशनी तथा हवा आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। फिर है शिशुगृह, क्रेचेस धारा 48 के अनुसार, ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि क्रेचेस के लिए अभी कुछ फैसिलिटीज की गई थी 2019 में, कुछ फैसिलिटीज बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा और इनके लिए कुछ प्रोविजंस भी किए गए हैं। धारा 48 के अनुसार शिशु गृह का प्रबंध वहीं होगा जहां स्त्रियां नियोजित हैं तथा उनकी संख्या 30 से अधिक है। इसके लिए पर्याप्त स्थान, प्रकाश आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है कल्याण अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर धारा 49 के अनुसार ऐसे कारखाने जहां कर्मकारों की संख्या 500 या इससे अधिक है वहां निर्धारित की गई संख्या में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे कारखाने जहां कर्मकारों की संख्या 100 से कम है श्रम कानून अधिकारी रखने के लिए कानूनन बाध्यता नहीं है। अगर राज्य सरकार चाहे वहां लेबर ऑफिसर रख सकती है, कोई अपॉइंट कर सकती है जहां पर 100 से कम कर्मचारी हैं, लेकिन इस पर कोई ऐसी कानूनन बाध्यता नहीं है, चाहे वो नियुक्त करे या ना करे। लेकिन 500 या इससे अधिक है तो वहां नियुक्त करना कंपलसरी है। और एक चीज और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर प्रोविजन के लिए अलग धारा का यूज किया गया है, अलग सेक्शन का यूज किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे क्या ये सारे सेक्शन भी याद रखना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। सेक्शंस को आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने सेक्शन इंक्लूड इसलिए किए हैं, आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। मगर जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, जहाँ पर व्याख्याएं की गई हैं, वो आप अगर याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि यहाँ पर कल्याण अधिकारी किस धारा के तहत नियुक्त किया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या क्रेचेस का निर्माण किस धारा के तहत किया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रोविजंस आप याद कर रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर है साप्ताहिक घंटे धारा 51 के अनुसार किसी वयस्क कर्मकार से कारखाने का प्रबंधक ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करे। काम की अवधि बढ़ाई जा सकती है यदि कर्मकार को अधिसमय मजदूरी दी जाती है। अधिसमय मतलब ओवर टाइम। यदि ओवर टाइम अगर कर्मकार को दिया जाता है और ओवर टाइम कितना कि मिनिमम 2 गुना उसे ओवर टाइम मिनिमम है, ये इतना देना ही होगा। यदि राज्य सरकार इसके लिए अनुमति प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, जब उसकी अवधि तब बढ़ाई जा सकती है जब राज्य सरकार कानून बनाकर उसको अनुमति प्रदान करे कारखाने को। इसी प्रकार दैनिक काम करने की घंटे की अवधि 9 घंटे से अधिक की नहीं होगी तथा प्रतिदिन एक बार में 5 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा तथा कर्मकारों को आधा घंटा विश्राम लेने की छूट होगी। यानी कि एक दिन में जो 9 घंटे की अवधि काम करने की होगी उसमें एक बार में 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। इसके बीच 9 घंटे के काम के दौरान उसको एक बार आधे घंटे का मिनिमम हाफ एन आवर का ब्रेक देना कंपलसरी है। अपराधों का प्रसंज्ञान या नियमों का उल्लंघन, अब इसमें इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस तरह का उस पर कार्यवाही की जा सकती है। इसमें धारा 105 में अपराधों को देखने संबंधी न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार का उल्लेख है। धारा 105 सब क्लॉज 2 ये स्पष्ट बताती है कि केवल प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी दंड अधिकारी को ही अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों को देखने की अधिकारिता प्राप्त है और किसी को नहीं है। तो आज के हमारा कारखाना अधिनियम में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम दूसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम कवर करेंगे। और 1 या 2 दिन तक मैंने पहले भी बताया था कि हमारे चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की जाएगी और आगे से हम कोशिश करेंगे कि डेली 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाए। और फरवरी से 5 फरवरी या 6 फरवरी से हम अकाउंट्स के लेक्चर भी स्टार्ट कर देंगे और साथ में सोशल सिक्योरिटी भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।